हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग जनवरी महीने के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जनवरी महीने की जितने भी न्यूज़ थी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से उससे रिलेटेड उसको हम लोगों ने अपने कोर्सेज में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और कई सारी न्यूज़ थी, बहुत सारी न्यूज़ थी, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा उन सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग कलेक्ट करके एक डेडिकेटेड क्लास हम लोग जो है इसके लिए लेके आ रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हम लोगों ने पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाया हुआ था वो आप लोग देखे होंगे। उन्हीं में से जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो लगा मुझे, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। व्हिच रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 5.5 लाख रुपीज ऑन द 4 कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम द कर्नाटका फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, किस नियामक संस्थान ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण कर्नाटक के 4 सहकारी बैंकों पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर इसका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बैंकों पे पेनल्टी वगैरह जो है वो आरबीआई लगाता है। ठीक है, तो आरबीआई ने पेनल्टी लगाया हुआ है, 4 कोऑपरेटिव बैंकों पे लगाया गया है और ये चारों के चारों बैंकें जो है कर्नाटका बेस्ड हैं और इन चारों बैंकों पे मिला के टोटल 5.50 लाख रुपीज का पेनल्टी लगाया गया है। ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि किस बैंक पे पेनल्टी लगाई गई, कितनी पेनल्टी लगाई गई और क्यों लगाई गई। तो ये चीज़ भी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये हम आपको मतलब बताते हैं, बैंक टू बैंक बताते हैं कि किस पे कितनी कितनी पेनल्टी लगाई गई है। तो पहली जो है वो भारत कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, पहली है भारत कोऑपरेटिव बैंक, इस पे 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। ठीक, कर्नाटका बेस्ड यही है, सारे की सारी बैंकें कर्नाटका बेस्ड हैं। तो इस पे जो पेनल्टी है 3 लाख रुपए की लगाई गई, ये किस लिए लगाई गई? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के कारण। दूसरी जो बैंक है वो है स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमिती, स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमिती। इस पे पेनल्टी 1 लाख रुपए की लगाई गई, इस पे पेनल्टी 1 लाख रुपए की लगाई गई। ये पेनल्टी क्यों लगाई गई? 2 रीजन की वजह से लगाई गई। पहला रीजन है केवाईसी डायरेक्शन का पालन न करने के कारण, दूसरा जो रीजन है केवाईसी रिकॉर्ड्स को CKYC-R पर अपडेट ना करने के कारण ये पेनल्टी लगाई गई। ठीक, तीसरी बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी जो बैंक है वो है श्री बोसवेश्वरा पट्टना सहकारी बैंक। ठीक, श्री बोसवेश्वरा पट्टना सहकारी बैंक, इस पे कितनी पेनल्टी लगाई गई? इस पर भी पेनल्टी जो है वो 1 लाख रुपए की लगाई गई। क्यों पेनल्टी लगाई गई? ये NPA गाइडलाइन का पालन न करने के कारण। चौथी बैंक जो है वो चौथी है मंजारा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मंजारा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस पे पेनल्टी 50,000 रुपए की लगाई गई, इस पे पेनल्टी 50,000 रुपए की लगाई गई। क्यों लगाई गई? इस पे जो पेनल्टी 50,000 रुपए की लगाई गई, केवाईसी रिकॉर्ड्स को CKYC-R में टाइमली अपलोड करने के कारण नहीं कर रहा था, इस वजह से इस पे ये पेनल्टी लगाई गई। टोटल अगर आप एड ऑन करोगे तो 5.5 लाख रुपए हो जाएगा। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, तो चारों के चारों बैंकों पर मिलाकर टोटल ये पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। As per the recently released RBI's report on trends and progress of banking in India 2023 to 2024, net profit of the scheduled commercial bank increased by what percentage during the last fiscal? ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 32.8%। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में समझ लो। हाल ही में जारी आरबीआई की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट पर 2023-24 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध लाभ कितने प्रतिशत बढ़ा है? ठीक है ना, तो ये इतने प्रतिशत का लाभ बढ़ा है। ठीक ना, कितने का? 32.8% का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बेसिकली ये बताया ना कि एक रिपोर्ट है आरबीआई की, तो इस रिपोर्ट से संबंधित और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग टू द पॉइंट यहाँ पे सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है सारी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो कॉमर्शियल बैंकें हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है 2023-24 के दौरान। बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट 1.4% बढ़ा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो है ये 14.6% बढ़ा हुआ है। किसके दौरान? 23-24 के दौरान। ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट 23-24 की है तो 23-24 के दौरान ही ये बात हो रही है सारी। ठीक, ये चीज हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया ना कि बैंकों की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी हुई है, तो ये 32.8% का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है बैंकों का नेट प्रॉफिट। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों का नेट प्रॉफिट 2023-24 के दौरान 32.8% इंक्रीज हुआ है। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 3,49,603 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। मतलब कितना परसेंटेज में और इतना ये रुपीज में इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, इसके बाद इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मार्च 2024 के एंड में इंडिया में टोटल 12 PSB हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ठीक है,
21 प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, ठीक है। 45 जो हैं वो क्या हैं, फॉरेन बैंक हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 12 जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, सॉरी हाँ 12 जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो ये जो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये मार्च 2024 के एंड में हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करें, अभी मतलब कि जनवरी 2025 की अगर हम लोग बात करें तो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक ही बचे हुए हैं, यानी कि किसी न किसी 2 स्मॉल फाइनेंस बैंकों का मर्जर हुआ है। तो कौन से वो 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनका मर्जर हुआ है वो आप लोग कमेंट कर बताओगे। पता होगा तो, नहीं पता है तो गूगल करो, पता करो, फिर कमेंट कर बताओ, लेकिन पता जरूर करो, ठीक। तो ये ठीक है, तो ये 12 जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, 6 पेमेंट बैंक हैं, ठीक है भाई साहब। 43 नंबर ऑफ आरआरबीज हैं, ठीक है। आरआरबीज की अगर हम लोग बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक की तो 43 हैं, और 2 जो हैं वो लोकल एरिया बैंक हैं। इन सबको अगर आप लोग ऐड करोगे तो 141 हो जाएगा। तो 141 टोटल कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है ना, टोटल कॉमर्शियल बैंकें हैं। और इस 141 में से 137 जो बैंकें हैं वो शेड्यूल्ड बैंकों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। बाकी की जो ये 4 बैंकें बच रही हैं ये नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के रूप में रजिस्टर्ड हैं। ये चीज आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बैंकों का इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इनकम रेशियो जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान 57.4% था, फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान ये 52.2% था, ठीक। सितंबर 2024 के एंड में बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 2.5% रह गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल 14,480 नंबर ऑफ केसेस आए बैंक फ्रॉड से संबंधित, और इनकी जो वैल्यू है 2,623 करोड़ रुपए की है, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल 18,461 नंबर ऑफ केसेस आए, और इनकी जो वैल्यू की हम लोग बात करें तो 21,367 करोड़ रुपए की वैल्यू के टर्म में फ्रॉड हुआ। तो ये दोनों डेटा याद कर लेना। फाइनेंशियल ईयर 23 में 14,480 केसेस, और वैल्यू के टर्म में बात करें तो 2,623 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, बैंक फ्रॉड। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 18,461 नंबर ऑफ केसेस, वैल्यू के टर्म में बात करें तो 21,367 रुपए का फ्रॉड हुआ है, उसके संबंध में वैल्यू के टर्म में फ्रॉड हुआ है, ठीक ना। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान एनबीएफसीज का लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 18.5% बढ़ा हुआ है। तो एक पॉइंट ये भी याद कर लेना, ठीक। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से संबंधित जो आप लोगों को मैंने बताया। बाकी पीडीएफ में सारी डिटेल वगैरह दी रहेंगे, वहां से भी एक बार आप लोग पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, ये जो क्लासेस हो रही है ना इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग परीक्षार्थी सर्च करिएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ई बुक वाले सेक्शन में जाना है। इसी तरीके से फिर ई बुक ओपन हो जाएगा, और यहीं पर जो है आपको ये जो जनवरी महीने का हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं इसमें आपको इसका जो है पीडीएफ इसकी जो है पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक। तो वहां से आप लोग जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। ऐप में अगर आप जाएंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में तो इस तरीके से डेली बेसिस पर वहां पर आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलता है वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से भी जाकर आप लोग वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फ्री वीकली टेस्ट का भी सेक्शन है जहां पर वीकली बेसिस पर आप लोगों को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के और कंप्यूटर के फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जब आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे ये सेक्शन मिलेगा शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट से बेनिफिट मिल रहा है, पहले भी कभी मिला हुआ है, तो आप लोग जाकर यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। प्ले स्टोर पे ये ऐप मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। प्ले स्टोर पर ये ऐप आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। As per the RBI's financial stability report, what is India's projected GDP growth for the financial year 25? RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? 6.6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया हुआ था, इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जाने तो ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है ना। आरबीआई के द्वारा बाई एनुअल बेसिस पर ये जारी की जाती है। अब बाई एनुअल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार ये जून में जारी की जाती है, दूसरी बार ये दिसंबर में जारी करती है। साल भर में ये जो है 2 बार जारी की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे पहले से, तो ये आप लोग याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक। फाइनेंशियल इसके बारे में, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट जो होती है ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। पहली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो 2010 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। इसी के अनुसार जो है ये अभी पब्लिश की गई, मतलब अभी इस साल जो पब्लिश की गई दिसंबर में,
उसके हिसाब से जीडीपी जो है वो 6.6% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ एक पॉइंट और जान लो आप लोग, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जून से लेके नवंबर 2024 के दौरान आरबीआई पर टोटल बैंकों को जो पेनाल्टी लगाई गई वो वैल्यू थी 30 करोड़ रुपए की। ठीक है ना, यानी कि आरबीआई ने जून से लेके नवंबर 2024 के दौरान बैंकों पर टोटल 30 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई हुई है। ठीक है, और ये बात हो रही है 2024 की, जबकि जून से लेके नवंबर 2023 के दौरान ये पेनल्टी जो है वो 57 करोड़ रुपए की थी। तो इस बार पेनल्टी जो लगाई गई उसमें कमी आई हुई है, ये चीज आप लोग याद देख कर लेना। 47% की कमी आई हुई है। ठीक है ना, 5 पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है, 3 फॉरेन बैंक, ठीक, और 2 आरआरबीज पर ये पेनल्टी लगाई गई थी, जो डेटा यहाँ पे आया हुआ है, 2 आरआरबीज। ठीक है, इसके साथ साथ 116 कोऑपरेटिव बैंक्स और 14 एनबीएफसीज पर ये पेनल्टी लगाई गई है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दी न्यू आरबीआई गाइडलाइन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 व्हिच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स आर मैंडेटेड टू बी क्लोज्ड। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार किस प्रकार के बैंक खातों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोरमेंट, इनएक्टिव और जीरो बैलेंस अकाउंट जो हैं उनको 1 जनवरी 2025 से बंद कर देना है। ठीक है ना, अब क्या कहानी है इसके पीछे की थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। पहले चीज तो ये अकाउंट का टाइप आप लोग याद कर लेना और ये डेट आप लोग याद कर लेना, ये चीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। और ये क्यों किया गया है ऐसा, ठीक है ना, तो ये मतलब ये इस टाइप के अकाउंट को बंद करने का पीछे का रीजन क्या है, तो जो बैंकों में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं और जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कम करने के लिए, ठीक है, और जो बैंक का ऑपरेशंस है उस पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई ने इन तीनों टाइप के अकाउंट्स को 1 जनवरी 2025 से बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि सारे डोरमेंट अकाउंट, सारे इनएक्टिव अकाउंट, सारे जीरो बैलेंस अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। समझने की कोशिश करो आप लोग, डोरमेंट अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट जिनमें लगातार 2 साल या इससे ज्यादा समय से कोई ट्रांजेक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है। ठीक है ना, ये टाइम याद रखो, 2 साल। ठीक है ना, ऐसे अकाउंट जिनमें लगातार, सुनना ध्यान से, जिनमें लगातार 2 साल या इससे ज्यादा समय से कोई ट्रांजैक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसे अकाउंट को बंद करने का फैसला किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये चीज हो जाएगी, सारे डोरमेंट नहीं बंद होंगे। ठीक है ना, जिसमें 2 साल के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस वगैरह किए गए तो वो नहीं बंद होंगे। ठीक, तो ये चीज याद करना। इनएक्टिव अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे अकाउंट जिनमें 12 महीने, ठीक है ना, 12 महीने यानी कि 1 साल ही हो जाएगा, ऐसे अकाउंट जिनमें 12 महीने या फिर इससे ज्यादा समय से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है वो इनएक्टिव अकाउंट के रूप में कंसिडर किए जाएंगे और उनको भी बंद करने का फैसला किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिससे बैंकों का ऑपरेशंस ठीक किया जा सके, इन अकाउंट्स के जरिए जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती थी उसको भी बंद किया जा सके। जीरो बैलेंस अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे अकाउंट जिनका बैलेंस लगातार काफी समय से जीरो बैलेंस ही बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे अकाउंट जिनका जीरो बैलेंस लगातार काफी समय से बना हुआ है उनको भी बंद करने का फैसला किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये चीज भी आप लोग जो है वो याद कर लेना। ठीक, तो ये चीजें हो गई। और देखो अकाउंट को बंद करने का फैसला आरबीआई ने किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सबका बंद कर दिया जाएगा। अब ये गाइडलाइन आ गई, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना अकाउंट क्लोज नहीं कराना चाह रहे होंगे, तो उनको क्या करना होगा अपना अकाउंट को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनएक्टिव अकाउंट की। तो जो इनएक्टिव अकाउंट हैं, अगर 12 महीने से आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो आपको कम से कम एक ट्रांजेक्शन कर देना होगा, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, आपका अकाउंट नहीं बंद होगा। डोरमेंट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक की ब्रांच में आपको विजिट करना होगा, केवाईसी करा लेना होगा, आपका अकाउंट फिर से रिएक्टिव हो जाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन करना होगा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। अकाउंट को एक्टिव अगर आपको करना है तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे वगैरह आप लोग जमा कर दीजिए, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा। तो ये जो है चीजें जो है मतलब ये क्या हो जाएंगी, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखो इसमें क्या बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि एज पर द अपडेटेड आरबीआई गाइडलाइन फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड NBFCs effective from 1st of January 2025, within how many months can depositors withdraw the full amount of the small deposits up to 10,000 rupees without earning any interest?
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और एनबीएफसीज के लिए आरबीआई के अपडेटेड किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से प्रभावी जमाकर्ता कितने महीनों के भीतर बिना कोई ब्याज अर्जित किए हुए छोटी धनराशि, छोटी जमा राशि की पूरी राशि निकाल सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन को समझने से पहले ये डेट याद कर लो, इस डेट से ये प्रभावी हो गया है। आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसीज के लिए दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि वो अपने जो स्मॉल डिपॉजिट्स हैं, ठीक ना, स्मॉल डिपॉजिट किसको बोलते हैं, अप टू 10,000 रुपीज तक, 10,000 रुपए तक के जो डिपॉजिट्स होते हैं उसको स्मॉल डिपॉजिट के रूप में कंसिडर किया गया है, ठीक है ना। तो अपने जो स्मॉल डिपॉजिट्स हैं उसको पूरी तरीके से निकाल सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट अर्न किए हुए, ठीक। तो कितने महीने के भीतर वो निकाल सकते हैं, यही इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 मंथ्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से ये गाइडलाइन प्रभावी हो गई है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान से मतलब इस चीज को याद कर लेना, ठीक। देखो आरबीआई का जो पहला रूल है ना वो स्मॉल डिपॉजिट के लिए है। स्मॉल डिपॉजिट बोला ना कि 10,000 रुपए तक का जो बैलेंस होता है, अप टू 10,000 रुपीज का जो बैलेंस होता है वो स्मॉल डिपॉजिट्स होता है, ठीक है ना। तो 10,000 रुपए से कम की जो एफडी होंगी, ठीक है, 10,000 रुपए से कम की जो एफडीज वगैरह होंगी उसको क्या करना होगा, उसको डिपॉजिटर एफडी की डेट से 3 महीने के भीतर बिना किसी इंटरेस्ट के पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, ठीक। ये चीज आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। ये चीज आप लोग याद कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लार्ज डिपॉजिट के लिए भी आरबीआई ने बताया हुआ है। तो लार्ज डिपॉजिट के केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट का 50%, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट का 50% या 5 लाख रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट का 50% या 5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा उसे डिपॉजिटर विद इन 3 मंथ निकाल सकता है बिना किसी इंटरेस्ट रेट के, ठीक। तीसरा पॉइंट इसमें आरबीआई ने ये बोला है कि जो क्रिटिकल इलनेस वाला केस होगा, जब मतलब किसी को गंभीर बीमारी हो जा रही है, तो उस केस में भी डिपॉजिटर अपना पूरा पैसा निकाल सकता है बिना मैच्योर हुए एफडी, ठीक। उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लेकिन पैसा निकाल सकता है। इसके साथ साथ एनबीएफसी और एचएफसीज की जो एफडी होती हैं उसको भी मैच्योर होने के, अच्छा ये जो पॉइंट बताया गया इसको सारी चीजें आप लोग याद करना। अगला जो चीजें क्लेरिफाई किया है, पहली चीज तो 14 डेज याद रखो आप लोग, और 14 डेज की क्या कहानी है मैं ये बता रहा हूं। एनबीएफसीज और एचएफसीज को एफडी मैच्योर होने के 14 दिन पहले सारी की सारी मैच्योरिटी डिटेल्स डिपॉजिटर को देनी होंगी, ठीक है। तो ये 14 डेज याद कर लेना। पहले ये डेडलाइन जो थी वो 2 महीने की थी, 2 मंथ्स की हुआ करती थी, ठीक। ये चीज आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ एनबीएफसीज को नॉमिनीज की डिटेल्स वगैरह पासबुक में मेंशन करने के लिए भी आरबीआई ने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो इसमें क्या बोला गया है, who is the head of the 18-member panel formed to revise the base year of the wholesale price index and suggest a roadmap for switching over to the producer price index। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने और उत्पादक मूल्य सूचकांक पर स्विच करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए गठित 18 सदस्यीय पैनल का प्रमुख कौन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा रमेश चंद्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, 18 मेंबर की एक पैनल बनाया गया है और उस पैनल का ये काम रहेगा कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करने के लिए अपने सजेशन दे और होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में कैसे स्विच करना है उसका पूरा का पूरा रोड मैप सजेस्ट करे। 18 लोगों का ये पैनल है, इसके हेड जो है वो रमेश चंद्र जी हैं। और रमेश चंद्र जी की अगर हम लोग बात करें तो ये नीति आयोग के मेंबर हैं, ठीक है ना, नीति आयोग के ये मेंबर हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। बाकी टू दी पॉइंट चीजों को समझते हैं कि क्या इसमें बोला गया है, ठीक। पहली चीज की ये कमेटी जो है यूपीआई, ये कमेटी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर को, अभी तक होलसेल प्राइस ईयर का बेस इंडेक्स कितना था 2011-12, ठीक है ना। तो इस बेस ईयर को जो कि 2011-12 था उसको अब 2022-23 करने के लिए अपना सुझाव देगी, ठीक है ना। 2022-23 करने के लिए अपना सुझाव देगी। साथ ही साथ में होलसेल प्राइस इंडेक्स से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई पर स्विच करने का जो भी दिशा निर्देश सुझाव होगा, जो भी रोड मैप होगा वो तैयार करके सौंपेगी, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये जो पैनल है 18 लोगों का, इसको 30 जून 2026, ठीक है ना, 30 जून 2026 ये डेट याद रखना, 30 जून 2026 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सौंप देना है। कमेटी के मेंबर्स का अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 18 सदस्यीय कमेटी है तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल स्टेज पर प्राइस ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है और इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता। ये टेक्निकल पॉइंट समझो आप लोग, ठीक है। कट टू दी पॉइंट चीजों को समझ रहे हैं बिना कोई फालतू बात किए हुए, तो समझते रहो आप लोग इस चीज को, ठीक है ना।
होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल स्टेज पर प्राइस ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जबकि ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेल प्राइस को मेजर करता है। ये प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेज पर भी प्राइस को ट्रैक करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है, ठीक है ना। वो जो था होलसेल प्राइस इंडेक्स वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता था, और ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक और जरूरी बातें थी जो इस क्वेश्चन से संबंधित थी, आप लोगों को बताएगा, याद रखिएगा आप लोग। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द इंप्लीमेंटिंग ऑफ द 30% ऑफ द मार्केट शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर्स एज अनाउंस्ड बाय द एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई द्वारा घोषित यूपीआई प्रदाताओं के लिए 30% मार्केट शेयर कैप लागू करने की नई समय सीमा क्या है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। 31 दिसंबर 2026, 31 दिसंबर 2026, ठीक है। आसान भाषा में समझ लेते हैं भैया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन तो समझिए, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो ये समझो आप लोग कि अभी क्या हो रहा है ना, कि हम लोग जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं वो मैक्सिमम फोन पे से कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी देखते होंगे, फोन पे से कर रहे हैं हम लोग या फिर गूगल पे से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक ना। पेटीएम तो कम ही हो गया है थोड़ा सा, पेटीएम से भी हम लोग कर रहे हैं लेकिन कम हो गया, ठीक। तो अभी क्या हो रहा है कि टोटल जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, टोटल जितने भी यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मार्केट में, ठीक, उसका लगभग 70 से 80%, उसका लगभग 70 से 80% फोन पे और गूगल के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बाकी पेटीएम वगैरह तो पीछे ही रह गए, बाकी दूसरे जो प्लेयर हैं वो पीछे रह गए। फोन पे और गूगल ने पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है, ठीक। तो जो दूसरे प्लेयर हैं वो मार्केट में स्टेब्लिश हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में 30% का ये कैप लगा दिया था। मतलब कि इस 30% के कैपिंग का क्या मतलब हो जाएगा कि टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 30% से ज्यादा कोई भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। मतलब कि मान के चलो कि 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो फोन पे केवल 30 ट्रांजैक्शन ही करेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये कैपिंग लगा दी गई थी नवंबर 2020 में एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो दूसरे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स हैं उनको भी मार्केट में स्टेब्लिश करने का मौका मिल जाए, ठीक। अब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कौन है ना, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स कौन से हैं बताया ना, कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं यही हैं। तो ये जो 30% वाली कैपिंग थी इसको इंप्लीमेंट करने का जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दिया है। अब ये नवंबर 2020 में इसको एनपीसीआई ने जारी किया था, लेकिन अब उस टाइम मतलब बोला था तो उस टाइम पे कहा था कि भैया नवंबर 2020 तक सारी चीज़ों को कर लो आप लोग। लेकिन हुआ कि नवंबर 2020 में एनपीसीआई ने इसको जारी करके बोला हुआ था। तो उस टाइम पे जब ये जारी किया था और 30% की जो कैपिंग लगाई थी तो ये डेडलाइन जो थी वो 2022 तक की दी गई थी, ठीक है ना। फिर इसे एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया था, क्योंकि 2022 तक भी ये नहीं पूरा हो पाया, तो 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया था। और अब इसी को बढ़ा के 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। तो ये कैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, यानी कि 31 दिसंबर 2024 से 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक। तो ये कहानी आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। कुछ एक डेटा की हम लोग बात करेंगे नवंबर 2024 की। अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2024 में फोन पे ने जो है टोटल नवंबर 2024 में फोन पे के माध्यम से टोटल कितने ट्रांजैक्शन हुए, 47.8% हुए। गूगल पे से कितने ट्रांजैक्शन हुए, यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, 37.02। अगर आप लोग इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो जा रहा है, 84.82%, ठीक। तो इन्होंने दोनों ने तो पूरी मार्केट कैप्चर कर ली और किसी कहीं से तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ठीक। इन्हें तो मार्केट कैप्चर कर ली। तो इसीलिए जो है ये डिसीजन लिया गया 30% कैपिंग लगाने वाला, जिससे कि किसी एक प्रोवाइडर द्वारा सारे ट्रांजैक्शन ना किए जा सकें, दूसरे प्लेयर भी जो हैं वो भी मार्केट में स्टेब्लिश हो सकें, वो भी अपनी जगह बना सकें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ठीक है, कुछ एक कोर्सेज अपने चल रहे हैं। बैंकिंग मास्टर 4 करके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो क्लासेस के फॉर्मेट में, पीडीएफ भी इसका मिलेगा, रेगुलेटरी बॉडी से जो रिलेटेड न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी, वो भी सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और यही जो कोर्स है, इसी कोर्स में हिंदी भी इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है ना। आरआरबीज के लिए, रीजनल रूरल बैंक के लिए जो हिंदी होती है उसको भी इसी कोर्स में कर दिया गया है। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं, अदरवाइज जो जैसे मैं कर रहा हूँ वो वैसे मैं करता ही रहूँगा, ठीक है। दूसरा जो कोर्स है अपना वो पीडीएफ कोर्स है, एनुअल पीडीएफ कोर्स है। इसमें क्या हो जाएगा कि जनवरी से लेके
दिसंबर तक, इसमें क्या होता है जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक आप लोगों को एनुअल पीडीएफ दी जाएगी, मंथली पीडीएफ सिर्फ इसमें दी जाएगी, एनुअल मंथली पीडीएफ आप लोगों को पूरे साल दी जाएगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। इसमें सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, पिछले कोर्स में वीडियो पीडीएफ और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगला जो अपना कोर्स है ये हिंदी का है, आरआरबीज को ध्यान में रखते हुए रीजनल रूरल बैंक में जो हिंदी आती है उसको ध्यान में रखते हुए अलग से कोर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पर पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कराया जा रहा है। अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है, करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। और बैंकिंग मास्टर 4 अगर आपने लिया हुआ है तो वहाँ पर आपको ये हिंदी भी मतलब एडिशनल मिल जाएगी बिना किसी कॉस्ट के, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, परचेज वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। काफ़ी डिटेल वे में बैंक एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग वहाँ पे कंटेंट करा रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जा रही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। According to the Nomura, what is the projected GDP growth rate of India for the financial year 2025? नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6%, ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस महीने जनवरी में कई सारे जीडीपी के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सारे के सारे मैंने नहीं लिए हुए हैं, कुछ बस एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर लिया है कंसिडर। आप लोग का जो भी एग्जाम लगा होगा, एग्जाम से पहले अपडेटेड जीडीपी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। एसबीआई इको रैप की बात करें तो एसबीआई इको रैप के हिसाब से भी 6.3% जीडीपी रहने का अनुमान है इंडिया का, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग मतलब जीडीपी का क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बनता है, ठीक है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड 3 month पोस्टपोन्ड ऑफ इट्स रूल लिमिटिंग द नंबर ऑफ लेंडर्स पर बोरोवर टू 3 इन जनवरी 2025? किस संगठन ने जनवरी 2025 में प्रति उधारकर्ता ऋणदाताओं की संख्या को 3 तक सीमित करने के अपने नियम को 3 महीने के लिए स्थगन करने का घोषणा किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एमफिन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग, आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ठीक से हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। पिछले साल हम लोगों ने अगस्त या सितंबर के आसपास में एक आरबीआई का क्वेश्चन सर्कुलर पढ़ा हुआ था सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, ठीक है ना। आरबीआई ने डिसीजन किया था कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोगों को समझना है तो ये समझ लो कि नाम से पता चल रहा है ना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नाम से क्या पता चल रहा है कि खुद के द्वारा संचालित संस्थान होगा ये, मतलब खुद के द्वारा संचालित किया जाने वाला संस्थान होगा ये, ठीक है ना। अभी आरबीआई के पास में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया कि डिफरेंट सेक्टर में एक एसआरओ बनाने का फैसला किया, एसआरओ यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी बनाने का फैसला किया। मतलब कि एक सेक्टर के लिए उस सेक्टर के सभी लोग मिलकर अपना एक एसआरओ बना लेंगे, आरबीआई के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए। आरबीआई के जो भी दिशा निर्देश है एसआरओ के लिए उसको पालन करते हुए कि कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कितना पेड अप कैपिटल होगा, ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए एक अपना एसआरओ बना लेंगे। और एसआरओ बनाने का मतलब सेल्फ रेगुलेटरी है, तो खुद के नियम, खुद के रूल्स और खुद के रेगुलेशंस बनाएंगे, उसका पालन करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आरबीआई ने एक एसआरओ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, अगस्त सितंबर के आसपास हम लोगों ने सर्कुलर में इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, एमफिन की हम लोग बात करें, तो ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एसआरओ है। बेसिकली ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एसआरओ है, यानी कि सारे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर अपना एक एसआरओ बनाया, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नाम से, जो कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, आरबीआई के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और उसका खुद का पालन कराएगा। अब इसका गवर्निंग बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा वो सब उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, उतना डीप में भी जाने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ इसको आप लोग करो, ठीक है, ठीक है। तो इसी ने ये रूल बनाया था कि, ठीक है, तो ये बना दिया गया था। अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का ये जो है एसआरओ है, तो ये इसी एसआरओ ने ये रूल बनाया हुआ था कि पर बोरोवर लेंडर की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाए, ठीक है ना। पर बोरोवर लेंडर की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी जाए, जिससे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जो रिस्क हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। मतलब कि ये कह रहा है कि पर बोरोवर 3 ही लेंडर हो सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोरोवर हूं तो मैं सिर्फ 3 ही लोगों से लोन ले सकता हूं, 3 ही लेंडर से लोन ले सकता हूं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 4 नहीं, ठीक। मतलब कि एक बोरोवर सिर्फ 3 लेंडर से ही लोन ले सकता है, 4 नहीं, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, ठीक। तो ये रूल जो बनाया गया था, इसी रूल को इंप्लीमेंट करने की जो डेडलाइन है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये डेडलाइन बढ़ाकर कितनी कर दी गई ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1 अप्रैल 2025 कर दी गई है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2025 ये डेडलाइन कर दी गई है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, फ्रॉम द 1st of January 2025 हाउ
आर लेंडर्स रिक्वायर्ड टू अपडेट बोरोवर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन विद क्रेडिट ब्यूरोज एज पर द आरबीआई न्यू मैंडेट। ठीक है ना, 1 जनवरी 2025 से नए आरबीआई जनादेश के अनुसार ऋणदाताओं को कितनी बार उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के साथ में शेयर करने की आवश्यकता होगी, इसमें पूछा गया है। यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डेज, एवरी 15 डेज। ठीक है ना, एवरी 15 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन भी आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड है, और इसका भी सर्कुलर हम लोग अगस्त सितंबर के आसपास में ही पढ़े हुए थे। ठीक है, और ये जो सर्कुलर है ये 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया, ये भी आप लोग जान लो, ये भी आप जान लो। और इस सर्कुलर के प्रभावी हो जाने के बाद में जो भी लेंडर्स हैं, सभी लेंडर को बोरोवर की क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो भी उधार करता है, जो बोरोवर है, उसकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसको क्रेडिट ब्यूरोज के साथ में प्रत्येक 15 दिन में शेयर करना होगा। ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, पहले ये जो रिपोर्टिंग साइकिल होती थी मंथली बेसिस पर होती थी, 30 दिनों में करना होता था, अब इसको घटा के 15 डेज कर दिया गया। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर 15 दिन में शेयर करने को बोला गया है, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया इसमें, व्हाट इज द लोन अमाउंट अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द मेघालय मल्टी सेक्टोरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलसेंट वेल बीइंग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस। एम्पावर प्रोजेक्ट का नाम है। इसके लिए कितना ऋण राशि दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें पूछा गया है। यूएसडी 35 मिलियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट का नाम याद कर लेना, मेघालय मल्टी सेक्टोरल, ये मतलब एम्पावर जो प्रोजेक्ट है इसका नाम आप लोग याद कर लेना। इसी के लिए ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया। लोन जो दिया गया है आईबीआरडी के द्वारा दिया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म है। 15 साल के लिए ये लोन दिया गया है। 5 साल का इसमें क्या है, ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इस लोन के लिए। ठीक, बाकी और डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं प्रोजेक्ट के काम वाम के चक्कर में। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब पार्टनर्ड विद व्हिच इंस्टीट्यूशंस टू लॉन्च द थर्ड कोहॉर्ट ऑफ द स्वोन्नति टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने सोनारी टेक स्प्रिंट 3.0 कार्यक्रम के तीसरे समूह को लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा IIM अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। IIM अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर, अब देखो IIM अहमदाबाद का एक स्टार्टअप विंग है, उसका क्या नाम है, IIM अहमदाबाद वेंचर्स, उसके साथ में मिलकर पार्टनरशिप किया हुआ है स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 प्रोग्राम के थर्ड कोहॉर्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया है कि द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, Insolvency and Bankruptcy Board of India mandate that all auctions of the sale of assets under the liquidation process must be conducted exclusively on the EBKRA auctions platform from which date। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईबीबीआई ने यह अनिवार्य कर दिया है कि परिसमापन प्रक्रिया के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सभी नीलामी किस तारीख से विशेष रूप से EBKRA ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो डेट है, ये डेडलाइन जो है, मतलब ये जो डेट है ये 1 अप्रैल 2025 है। ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई का नाम आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है ना, तो आईबीबीआई ने यह अनिवार्य कर दिया गया है कि लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत में, ठीक है ना, जो लिक्विडेशन प्रोसेस होता है उसके तहत में सभी एसेट ऑक्शन 1 अप्रैल 2025 से EBKRA ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर ही कंडक्ट होंगे। ठीक है ना, इससे लिक्विडेशन के केस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिकवरी रेट्स बढ़ेंगे, ऑक्शन प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा आसान हो सकेगा। ठीक, इसके साथ साथ आईबीबीआई ने सभी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को 31 मार्च 2025, ये डेट भी आप लोग याद कर लो, 31 मार्च 2025 तक लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत में चल रही सभी अनसोल्ड एसेट्स को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, EBKRA जो प्लेटफॉर्म है इस पे 31 मार्च 2025 तक सभी एसेट्स को लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद 1 अप्रैल 2025 से जो भी उनका ऑक्शंस होगा, जो भी उनकी बोली लगेगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए लगेगी। EBKRA प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो देखो इस प्लेटफॉर्म को 2019 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बैंकों और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नीलामी वगैरह की जाती है, बोली लगाई जाती है। ठीक है ना, ये समझो आप लोग कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर दी जाती है, फिर उसका ऑक्शन किया जाता है। ठीक है,
अब लिस्टिंग वगैरह क्यों की जाएगी? रिकवरी वगैरह के लिए जो भी होता है ना, जो लिक्विडेशन प्रोसेस में एसेट्स होते हैं फिर उनका लिस्टिंग विस्टिंग करके यहाँ पे उसकी नीलामी विलामी होती है, रिकवरी के लिए बेसिकली ये किया जाएगा। ठीक, तो इसके माध्यम से डिजिटल ऑक्शंस के जरिए जो एनपीएस हो जाते हैं, ठीक है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं उनका रिकवरी वगैरह किया जाएगा। ठीक, और अभी ईबीके रे की रिब्रांडिंग भी कर दी गई है। ये जो ईबीके रे है इसकी रिब्रांडिंग कर दी गई है। रिब्रांडिंग कर देने के बाद में इसका जो नया नाम है, उसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है बैंकेट। इसका नया नाम है बैंकेट। मैं फिर से लिख रहा हूँ, BANKET, ये नया नाम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। ठीक है ना, तो ये रीब्रांडिंग कर दिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। और आईबीबीआई के डेटा के हिसाब से हम लोग बात करें तो 210 एसेट्स जो हैं वो ईबीके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए जा चुके हैं, जबकि इनमें से टोटल 50 ऑक्शन कंडक्ट किए जा चुके हैं या फिर वो शेड्यूल किए जा चुके हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई। आप लोगों को ये चीजें याद रखना आप लोग। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024 टू 2025। पंजाब नेशनल बैंक के साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है, इसका जो थीम है, कोड अगेंस्ट मैलवेयर जो है, ये इसका थीम हो जाएगा। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक का ये पहला साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है, ये चीज आप लोग जान लो। ठीक है, ये चीज आप लोग जान लो। अभी क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक डायरेक्शन जारी किया हुआ था, और उस डायरेक्शन में ये कहा था कि जो भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उन्हें साल भर में कम से कम एक हैकाथॉन कराना होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने ये हैकाथॉन जारी किया, मतलब करा रहा है। और ये हैकाथॉन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम कर रहा है। ठीक, और ये जो हैकाथॉन है इसकी जो थीम है मैलवेयर, कोड अगेंस्ट मैलवेयर इसकी थीम है। इस हैकाथॉन के तहत में मैलवेयर थ्रेट से संबंधित उससे बचने के जो उपाय हैं उस पर काम वगैरह किया जाएगा, और इसमें पूरे इंडिया से जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी रिसर्चर हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, और बेसिकली ये जो हैकाथॉन है इसमें टोटल 5 फोकस एरियाज हैं। उन 5 फोकस एरियाज पे ये हैकाथॉन जो है वो वर्क करेगा, काम करेगा। उन्हीं 5 फोकस एरियाज का सोल्यूशन इसमें खोजने का प्रयास किया जाएगा। पहला जो एरिया है अटैक सरफेस मैनेजमेंट रहेगा, दूसरा है नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस टूल्स, तीसरा है रैंसमवेयर रेजिलियंस सॉल्यूशन, चौथा है रियल टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन, पांचवा है एआई पावर्ड मेलवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद कर लेना। एक चीज और जान लो, 11 लाख रुपए का प्राइज भी मिलेगा जो भी इस हैकाथॉन का विनर होगा। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। ठीक है, पीएनबी के यहाँ पर बात हुआ है तो हेडक्वार्टर वगैरह एमडीएनसीयू आपको पता होगा, इसी में उम्मीद कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट ग्रांटेड upon between PFC and JBIC to support renewable energy projects in India। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता देने के लिए पीएफसी और जेबीआईसी के बीच में कितनी राशि की ऋण समझौते पर सहमति बनी हुई है, इसमें पूछा गया है। 120 बिलियन जापानीज येन या फिर 6600 करोड़ रुपए, ये आईएनआर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी का मतलब पावर फाइनेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि जेबीआईसी, इन दोनों ने ये लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। 20 साल के लिए ये लोन जो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। जेबीआईसी के ग्रीन इनिशिएटिव के तहत में ये लोन दिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, व्हिच कंट्री रिसेंटली बिकम द 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। हाल ही में कौन सा देश 9वां ब्रिक्स भागीदार बना। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। ठीक है ना। पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने देखा हुआ है और कहीं और से भी अगर पढ़ा हुआ है तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करो। मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनते रहो ना भाई, नहीं तो कोई फायदा इसका होने वाला है नहीं। ठीक, ये चीज आप लोग जान लो। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। ठीक ना। यहाँ पर एक टर्म जिक्र हुआ है पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, पार्टनर कंट्री वे देश होते हैं जिनके पास में मेंबर स्टेटस नहीं होता, मतलब कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तो नहीं होते हैं, लेकिन जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट्स होंगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मिनिस्ट्रल मीटिंग्स होंगी या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई ज्वाइंट वेंचर वगैरह क्रिएट किया जाएगा तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज को ही हम लोग पार्टनर कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। पार्टनर कंट्रीज के पास में कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो नाइजीरिया जो है वो ब्रिक्स कंट्री का 9वां पार्टनर कंट्री बना। 9वां पार्टनर कंट्री बना, इसका मतलब इससे पहले 8 देश और होंगे जो कि ब्रिक्स पार्टनर कंट्री रह चुके हैं। तो कौन कौन से वो 8 देश हैं? पहला देश है बेलारूस, दूसरा देश है बोलीविया, तीसरा देश है क्यूबा, चौथा देश है थाईलैंड, पांचवा देश है मलेशिया, छठा देश है कजाकिस्तान, सातवां देश है युगांडा, आठवां देश है उज्बेकिस्तान और 9वां देश जो बन गया वो नाइजीरिया बन गया। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरी है। ठीक है ना।
तो जरूरी क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद करना। बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैंने बता ही दिया, ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 5 member स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी फॉर्म by RBI on 20th January 2025 to evaluate applications for universal bank and small finance bank? क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2025 को गठित 5 सदस्यीय स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा महेश कुमार जैन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखो, आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि 5 member की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है 20 जनवरी 2025 को, और ये कमेटी जो है वो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एप्लीकेशन आएगा उसको इवेल्युएट करेगी, ठीक। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जो कार्यकाल है वो 3 years का, 3 साल का ये कार्यकाल है। 5 member इसमें हैं, एक मेंबर आपको मैंने ऑप्शन में ही बता दिया, बाकी 4 member इसमें और हैं। 4 member कौन कौन से हैं? पहले मेंबर हैं रेवंती अय्यर, ये डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई हैं। दूसरे मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हैं हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, ये कौन है? फॉर्मर एमडी ऑफ एसबीआई एंड फॉर्मर एमडी ऑफ द पीएफआरडीए हैं। तीसरे मेंबर की हम लोग अगर बात करेंगे तो पार्वती वी सुंदरम, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई हैं। चौथे मेंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनएस कन्नन जो हैं वो चौथे मेंबर हैं, और ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ आईसीआईसी प्रूडेंशियल हैं, ठीक। 4 member ये, 5वां मेंबर आपके ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद कर लेना, ठीक। आरबीआई देखो क्या करता था कि अब इनको क्या बताया गया है कि ये जो स्मॉल यूनिवर्सल बैंक की लाइसेंसिंग के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंसिंग के लिए जो एप्लीकेशंस आएगा उसको ये इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सबसे पहले लाइसेंसिंग गाइडलाइंस के तहत में जो भी यूनिवर्सल बैंक है और जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके एप्लीकेशन को एसेस करेगा। उसके बाद में इस कमेटी को एप्लीकेशन जो है फॉरवर्ड कर दी जाएगी, फिर कमेटी जो है वो अपना इवैल्यूएशन करेगी, ठीक। ये कमेटी उन स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिव्यू नहीं करेगी जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लिए हैं या फिर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग उनकी इनिशियल लेवल पर आरबीआई से चल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। तो जो भी इससे संबंधित इस जरूरी बातें थी वो आपको बताई गई। एक चीज आप लोग ये भी जानो कि पहले स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2021 में बनाई गई थी, ठीक है ना। मार्च 2021 में पहली स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में, 3 साल उसका भी कार्यकाल था, ठीक। ये चीज आप लोग याद कर लेना। अब एलिजिबिलिटी की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी यूनिवर्सल बैंक की और स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ठीक है ना। तो एनबीएफसीज और लोकल एरियाज बैंक, अभी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। किसकी बात कर रहा हूँ? एनबीएफसीज, ठीक है, एनबीएफसीज, लोकल एरिया बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई एनबीएफसी या कोई लोकल एरिया बैंक या कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिसके पास में 200 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल है, 10 साल का सक्सेसफुली ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा ये ओन्ड है, और जो प्रमोटर है इनका उसके पास में एटलीस्ट 10 साल का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो ये लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्जन की, ठीक है ना। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी ये हो जाएगी कि प्रीवियस क्वार्टर के एंड में जो ऑडिट किया गया था उस ऑडिट के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, ये चीज आप लोग याद कर लेना। दूसरा, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए और कम से कम 5 सालों का सेटिस्फैक्टरी वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास प्रिस्क्राइब्ड 15% का जो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है वो मेंटेन होना चाहिए। चौथा, जीएनपीए जो है 3% से कम या इसके बराबर होना चाहिए। नेट एनपीए जो है वो 1% या इससे कम के बराबर होना चाहिए। और ये जो दोनों क्राइटेरिया बताया गया लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में बताया गया है, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए बताया गया है। मतलब कि और आसान करता हूं, अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका कि नेट एनपीए 3% या इससे कम है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, नहीं जिसका कि नेट एनपीए 1% या इससे कम है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, या फिर और जीएनपीए 3% या इससे कम है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, तब भी वो यूनिवर्सल बैंक के लिए जो है लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके साथ साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होगी उसका जो शेयर है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक।
तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब कुछ आपको बताई गई। सारे पॉइंट्स को लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना, ये समझ लो कि दूध में से मलाई निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक ना। 70, 80, 90 क्वेश्चन हम लोगों ने जनवरी में डिस्कस किया, उसमें से केवल 20-25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। तो जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे वही मैं आपको करा रहा हूं, तो इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए। और पीडीएफ ऐप पर मिलेगी, वो आपको मैंने बताया ही, वहां से जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करिएगा तो पीडीएफ वगैरह वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। Which Indian state inaugurated the GIFT International FinTech Institute and the GIFT International FinTech Innovation Hub in January 2025? किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 में गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक ना। गुजरात के जो सीएम है कौन है बताओ आप लोग, नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। गुजरात के सीएम ने गिफ्ट आईएफएससी गांधीनगर गुजरात में इन दोनों इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया हुआ है। ये दोनों इंस्टीट्यूट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, किसके द्वारा सपोर्टेड है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्टेड है। और इन दोनों का जो उद्देश्य है वो फिनटेक सेक्टर में फिनटेक सेक्टर को डेवलप करना है, ठीक ना। गिफ्ट आईएफआई की अगर हम लोग बात करें कि गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट्स की बात करें हम लोग, तो ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, आईआईटी गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कोलैबोरेशन में सेटअप किया गया है। ये फिनटेक सेक्टर में, एआई सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, ठीक ना, उससे संबंधित प्रोग्राम को इन सब सेक्टर के से रिलेटेड प्रोग्राम को ऑफर करेगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग गिफ्ट आईएफआईएच की अगर हम लोग बात करें तो ये फिनटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा, ठीक। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग दी सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के संचालन के लिए कौन सा सरकारी विभाग जो है वो जरूरी है? कौन सा सरकारी विभाग जो है जिम्मेदार है? तो डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये जो है इस योजना का जो है एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इसके लिए ये मतलब ये संचालन इसका करता है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना का भी पूरा 10 साल पूरा हो गया, ठीक। सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है, उसी स्कीम का ये एक पार्ट है। अभी इस स्कीम का 10 साल कंप्लीट हो गया, ठीक। ये चीज आप लोग याद कर लेना। अब इसके तहत में होता क्या है कि इसके तहत में जो गार्जियन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, काफी सारे लोगों को पता होगा सुकन्या समृद्धि योजना का, लेकिन फिर भी मैं एक बार चीजों को एलिब्रेट कर रहा हूँ। इसके तहत में जो गर्ल चाइल्ड होती है, जो लड़की पैदा होती है, उसकी पैदा होने की डेट से 10 साल की एज तक, उसके पैदा होने की डेट से 10 साल की एज तक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो गार्जियन होंगे, ठीक। एक गर्ल चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक गर्ल चाइल्ड के लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक लड़की पैदा होगी तो 4 बैंकों में जाके उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। ये चीज आप लोग याद करें ना। और गार्जियन के केस में इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। गार्जियन जो है वो मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन कर सकता है। मान लो किसी की 2 बेटी हो गई तो 2 अकाउंट तो ओपन करेगा ही ना वो भाई, दोनों बेटियों के लिए अलग अलग से, ठीक। तो ये गार्जियन मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन कर सकता है और एक लड़की के लिए केवल और केवल एक मैक्सिमम सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया जा सकता है, ठीक ना। किसी भी पोस्ट ऑफिस से या फिर कॉमर्शियल बैंक की ब्रांचेस से जो भी ऑथराइज्ड हैं इसके लिए ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम डिपॉजिट लिमिट जो है वो उसकी 250 रुपए, ये क्वेश्चन बनेगा, याद कर लेना आप लोग। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 250 रुपए होना चाहिए, ये याद कर लेना। उसके बाद 50 के मल्टीपल में अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट कितना भी हो सकता है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। और एक फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 250 रुपए तो जमा करना ही होगा उसमें, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, ये भी आप लोग याद कर लेना, ये भी लिमिट है। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ये भी आप लोग याद कर लेना। अकाउंट ओपनिंग की डेट से मैक्सिमम 15 साल तक डिपॉजिट किया जा सकता है इस स्कीम के तहत में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 86 के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में पेरेंट्स जो है वो इनकम टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, टैक्स डिडक्शन बेनिफिट भी ले सकते हैं। कितने का ले सकते हैं? 1.5 लाख का ले सकते हैं। इस पॉइंट को फिर से सुनो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में पेरेंट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं अगर उन्होंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट के तहत में अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो इस चीज को आप लोग याद कर लेना। एक चीज यहाँ पर यह भी बता दो कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके तहत में तो टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है 80C के तहत में। क्या कोई और ऐसी स्कीम है जिसके तहत में टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलता है? अगर है तो उसका नाम आप लोग कमेंट कर बता दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में और क्या पॉइंट्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। गर्ल चाइल्ड जब तक 18 साल की नहीं हो जाती अकाउंट जो है वो गार्जियन के द्वारा मैनेज किया जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद
अकाउंट ओपन होने के 21 साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, या फिर लड़की की शादी के टाइम पर ये मैच्योर हो जाएगा, लेकिन शादी जो है वो 18 साल से पहले नहीं की जाएगी, यानी कि 18 साल के बाद, 18 साल के बाद अगर शादी करना है तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, और 18 साल के बाद अगर शादी नहीं करना तो मैच्योरिटी नहीं लेनी है तो 21 साल के बाद में मैच्योरिटी हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। शादी वादी में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मंथली बेसिस पर जो है इस पे जो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा ये जान लो। तो मंथली बेस पर जो लोवेस्ट बैलेंस होगा उस पर इस पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा। लड़की की एज 18 साल होने के बाद में या फिर 10वीं कंप्लीट होने के बाद में, दोनों में से जो पहले होगा उस पर भी ये विड्रॉ किया जा सकता है। अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, मान लो लड़की की डेथ हो जाती है, तो उस केस में अकाउंट ओपन होने के 5 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है। 5 ईयर्स को भी आप लोग याद करो, ये 5 ईयर्स क्या है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्री मैच्योर क्लोजर कब किया जा सकता है अकाउंट होल्डर के डेथ होने के कंडीशन में, तो 5 ईयर्स आप लोग बता सको, ठीक है ना। जितनी भी कहानी है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, लिखते हुए चलना। स्पीड कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना, लेकिन इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। सारी जरूरी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब जरूरी है, ठीक है ना। अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट ओपन होने के 5 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी कुछ एक डेटा इसमें और भी दिए गए तो पीडीएफ में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नोटिफाइड द फाइनेंस मिनिस्ट्री कम इनटू इफेक्ट, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अपकमिंग एसबीआई एग्जाम एंड जो भी एसीबीआई का भी नोटिफिकेशन आ रहा है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 1 अप्रैल 2025। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना भैया। ये यूपीएस स्कीम लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा, ये कब से लागू होगी ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, ठीक। अब ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक ना। वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम जो है हम लोग अपने पेड क्लासेस में पढ़ते हैं अच्छे से, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या है ये, क्या इसके पीछे का क्या कहानी है, ठीक है ना। ओपीएस आप लोग जानते होंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर उसके बाद में न्यू पेंशन स्कीम आई थी या नेशनल पेंशन स्कीम आई थी, ये दोनों चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी 1 जनवरी 2004 को, 1 जनवरी 2004 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, उन्होंने ओपीएस को खत्म कर दिया, एनपीएस को लागू कर दिया था, ठीक। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक। अब उसके बाद में अगस्त 2024 में वापस आ जाओ आप लोग, अगस्त 2024 में मोदी कैबिनेट ने यूपीएस लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। यूपीएस लॉन्च कर दिया। अब यूपीएस जो है इसमें यूपीएस जो है इसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों का बेनिफिट शामिल है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद करना। ये जो यूपीएस है, ये चीज इस लाइन को ध्यान से सुनो, ये जो यूपीएस है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है जो कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। एनपीएस में इनरोल हुए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ये यूपीएस है। फिर से सुनो, एनपीएस में इनरोल किए हुए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ये यूपीएस है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली स्लाइड पे मैं ले चलता हूँ, तो इसको आप लोग यहाँ पे क्लास को पॉज करना, ये सारे के सारे डिफरेंसेस पढ़ लेना कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस था। यूपीएस जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए जो कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। एनपीएस जो था वो मैंडेटरी था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, आर्म फोर्सेस को छोड़ के। ओपीएस जो था वो सेंट्रल और स्टेट सभी गवर्नमेंट के लिए था। यूपीएस में 50% की गारंटीड सैलरी दे दी गई है, एनपीएस में कोई गारंटीड सैलरी नहीं थी। ओपीएस में भी 50% की गारंटीड सैलरी थी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, ठीक है ना। यूपीएस जो है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी बेसिस पर है, इसमें कि एम्प्लॉय जो होगा 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अपनी सैलरी का। एनपीएस में भी 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता था अपनी सैलरी का, जबकि जो ओपीएस थी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था। डायरेक्ट जो लास्ट डाउन सैलरी होती थी, रिटायरमेंट के समय जो लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% पेंशन के रूप में मिल जाता था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लेना, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन के थोड़ा सा और डिटेल है, उसको भी आप लोग समझो, सुनो आप लोग ध्यान से, ठीक ना। टीवी सोमनाथन का हम लोग बात करेंगे। किसका बात करेंगे? टीवी सोमनाथन का, ठीक है ना। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में हाई लेवल की कमेटी के रिकमेंडेशन पर यूपीएस को लॉन्च किया गया है। पहला पॉइंट आप लोग याद कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। एनपीएस के अंडर आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वॉलंटरी बेसिस पर इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वॉलंटरी बेसिस का मतलब कि चाहे तो वो एनपीएस में ही रहें और चाहे तो यूपीएस में आ जाएं, और अगर एक बार यूपीएस में आ जाएंगे तो दोबारा एनपीएस में नहीं जा पाएंगे, ये कंडीशन इसके साथ में है। ठीक, जो एनपीएस 1 जनवरी 2024 के बाद दोबारा मतलब यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। और ओपीएस में क्या होता था कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलता था, ठीक है ना। एनपीएस में क्या होता था कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलता था, उसको जो है एनपीएस में हटा दिया गया था। ओपीएस में ये बोला गया ना कि ओपीएस में 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट जो सैलरी होती है तो उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था ओपीएस के तहत में। एनपीएस में ये हटा दिया गया है, लेकिन यूपीएस में इसको जो है 50% वाला क्राइटेरिया फिर से ला दिया गया है। एनपीएस में ये 50% वाला, यूपीएस में ये 50% वाला क्राइटेरिया फिर से ला दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि यूपीएस में 50% सैलरी एज ए पेंशन के रूप में फिर से मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस पर मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एम्प्लॉय है वो 10% का कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जबकि ध्यान से सुनना, जबकि
यूपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% कराएगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी। ये क्वेश्चन बनने वाला है। एनपीएस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 10% का है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में कितना कंट्रीब्यूट करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में केवल 14% का कंट्रीब्यूशन करती थी। तो ये चीज आप लोग याद रखना, एनपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन केवल 14% का, यूपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% का। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लेना, ठीक, ये चीज आप लोग याद करना। और देखो यूपीएस में केवल वही लोग मूव कर सकते हैं जो ऑलरेडी एनपीएस में हैं, उनके पास में चूज करने का ऑप्शन आएगा। मैंने पहले ही बताया कि यूपीएस अगर चूज करना है तो ठीक है, यूपीएस अगर नहीं चूज करेंगे तो एनपीएस में रहेंगे, लेकिन एक बार चूज करके इधर आ गए तो फिर नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो यूपीएस है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ही है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ओपन कर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उसको भी यूपीएस के तहत में इनरोल करा सकता है। और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। महाराष्ट्र जो है यूपीएस अडॉप्ट करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बना हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब बात कर लो पीएफआरडीए की, ठीक है ना, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा ही इस यूपीएस स्कीम को मॉनिटर किया जाएगा और यही इसकी गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी था। काफी डीप में हम लोगों ने जाके चीजों को पढ़ा, पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें और काफी चीजें मिल जाएंगी जो कि हम लोग काफी डीप में जाके वहां पे किए हुए हैं, पढ़े लिखे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हिच फिनटेक कंपनी बिकम द फर्स्ट नॉन बैंक एंटिटी इन इंडिया टू लॉन्च फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट रुपीज इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड एस बैंक? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि कौन सी फिनटेक कंपनी आरबीआई और एस बैंक के सहयोग से पूर्ण पैमाने पर यानी कि फुल फ्लेज तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट यानी कि ई रूपी लॉन्च करने वाली भारत की पहली गैर इकाई कंपनी बन गई। मोबीक्विक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी मोबीक्विक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 2022 में चलते हैं हम लोग। 2022 में सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको ई रूपीज भी हम लोग बोलते हैं, इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था रिटेल सेगमेंट में। इसका पायलट प्रोजेक्ट रिटेल सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। चार बैंकों के साथ में मिलकर 4 बैंकों ने इस पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था। एसबीआई, यस बैंक, ठीक है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक, आईसीआईसीआई बैंक। इन चार बैंकों के साथ में मिलकर 2022 में सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट रिटेल सेगमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद अप्रैल 2024 में आरबीआई ने नॉन बैंक एंटिटीज को भी सीबीडीसी के थ्रू डिजिटल करेंसी ऑफर करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि अभी तक केवल और केवल बैंकों के लिए था, अप्रैल 2024 में आरबीआई ने नॉन बैंक एंटिटीज को भी अलाउ कर दिया। अब वो अलाउ करने के बाद में अब मोबीक्विक जो है वो पहला नॉन बैंक एंटिटी बन गया है इंडिया का, जिसने आरबीआई और यस बैंक के साथ में मिलकर फुल स्केल पर सीबीडीसी वॉलेट लॉन्च किया हुआ है। और ये जो यस बैंक है ये मोबीक्विक के पार्टनर बैंक के रूप में काम करेगा, यानी कि पार्टनर बैंक नहीं, स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करेगा, ठीक। यस बैंक मोबीक्विक के प्राइमरी स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। मोबीक्विक का ये जो सीबीडीसी वॉलेट है एंड्रॉइड ऐप के लिए मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें P2P और यानी कि पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन यानी कि और P2M यानी कि पीयर टू मर्चेंट यानी कि पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। ये जो है यूपीआई के को भी सपोर्ट करता है, ठीक। ये चीज हो गई। अब जान लो चीजें, जो ये वॉलेट जारी किया गया है इसकी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वॉलेट की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू 50,000 रुपीज है। कितना है? अप टू 50,000 रुपीज, ठीक है ना, अप टू 50,000 रुपीज। वॉलेट की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अप टू 50,000 रुपीज है, जबकि पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रुपीज की। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और अभी आरबीआई ने ये भी जानकारी दी है कि अभी वर्तमान में टोटल 15 बैंकें ऐसी हैं जो कि सीबीडीसी वॉलेट ऑफर कर रही हैं और 14 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो कि नॉन बैंक और बैंक दोनों हैं जो कि होलसेल सीबीडीसी के पायलट में लगे हुए हैं। पायलट प्रोजेक्ट उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब रिटेल सेगमेंट और होलसेल सेगमेंट आप समझ में आ रहा होगा ना कि रिटेल का मतलब जनरल यूजेस, जनरल पब्लिक के लिए जो डे टू डे हम लोग डेली पर डे के ट्रांजेक्शन करते हैं। होलसेल जो प्रोजेक्ट होगा मतलब होलसेल के जो होता है पायलट होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, वो बड़े पैमाने पर होता है, ठीक। तो ये चीज आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ में एक चीज यहाँ पर और जान लो, आप लोग क्रेड जान लो, क्रेड का नाम जान लो आप लोग। क्रेड ने भी आरबीआई और यस बैंक के साथ में मिलकर अपने वॉलेट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेबीज डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी दैट डॉक्यूमेंट द इवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पे तो सब इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है ही है ये। सेबी के डिजिटल ज्ञान भंडार का नाम क्या है जो कि भारतीय प्रतिभूति बाजार के
विकास का दस्तावेजीकरण करता है। धरोहर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, धरोहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिपब्लिक डे के अवसर पर सेबी ने एक डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से लॉन्च किया हुआ था? धरोहर नाम से लॉन्च किया हुआ था। धरोहर नाम आप लोग याद रखना। धरोहर में इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के 150 साल के हिस्ट्री और रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया। धरोहर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है ना, बेसिकली ये वेबसाइट है, वेबसाइट के फॉर्म में इसको लॉन्च किया गया है। क्या है वेबसाइट का URL? mism.org, ठीक है ना। ये डायनेमिक रिपोजिटरी के रूप में धरोहर बेसिकली ये काम करेगा और इसमें 3000 से अधिक एसेट्स हैं अभी, जिसमें आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, दूसरे रेगुलेशंस हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस हैं, कमिटीज़ की जो रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें इस डिजिटल रिपोजिटरी में इसमें है, ठीक है ना। तो आपको जो याद रखना है, धरोहर नाम याद रखना है, सेबी का डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, ये याद रखना है। इसके अलावा और आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय द RBI टू बूस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ठीक है ना। यानी कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा अनुमोदित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बूस्ट करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से लॉन्च किया हुआ है? NUCFDC के नाम से इसे लॉन्च किया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इसको। देखो 2004 में अगर हम लोग बात करें तो 2004 में लगभग 2004 के आसपास ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ करती थी इंडिया में, जबकि 2025 की अगर हम लोग आज की बात करें तो 2025 में केवल और केवल 15 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ही रह चुकी हैं। यूसीबी की संख्या में कमी आई हुई है। अब यूसीबी की संख्या में जो कमी आई हुई है किस वजह से आई? यूसीबी के बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने वाला, उसका सोल्यूशन देने वाला कोई डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया RBI के द्वारा। यूसीबी के जो भी चैलेंजेस होंगे उसको एड्रेस किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1500 जितनी यूसीबीज हैं उन सब के को ऑपरेशनल सपोर्ट देगा, उन सब के लिए ये एज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा, SRO के रूप में काम करेगा। अब SRO का कॉन्सेप्ट अभी आपको पिछले 2-4 क्वेश्चन में बताया हुआ था कि सारे यूसीबीज मिलके एक अपना एक SRO बना लेंगे और ये SRO जो है अपने यूसीबीज के लिए पूरा का पूरा दिशा निर्देश बनाएगा, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से ये पालन करेगा, जिससे RBI का वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, तो ये इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पेड अप कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो 300 करोड़ रुपए इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की पेड अप कैपिटल है, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का पेड अप कैपिटल 300 करोड़ रुपए, ये भी आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वो काफ़ी मतलब कुछ एक डिटेल्स और हैं, वो PDF में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। जो जरूरी चीज़ें थी वो आप लोगों को यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड बाय द SEBI फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेज बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंजेस और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए SEBI द्वारा लॉन्च किए गए वेब आधारित पोर्टल का क्या नाम है? iSpot इसका सही उत्तर हो जाएगा। iSpot का मतलब इंटीग्रेटेड SEBI पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है। SEBI ने अभी जनवरी 2025 में 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया हुआ था और उस सर्कुलर जारी करके इस पोर्टल को लॉन्च करने की जानकारी दी। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये भी एक वेब बेस्ड पोर्टल है, ठीक है ना, ये भी एक वेब बेस्ड पोर्टल है और पोर्टल का नाम याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच बैंक ऑन द 7 अवार्ड एट द 20th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो सिटेशंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हुए हैं? तो सिटी यूनियन बैंक इज द राइट आंसर। मुंबई में ये अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई थी। RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने अवार्ड दिया था। 7 कैटेगरी में इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, सभी 7 कैटेगरी में अवार्ड सिटी यूनियन बैंक को मिला हुआ है। सिटी यूनियन बैंक लगातार दूसरी बार सभी 7 कैटेगरी में अवार्ड पाने वाला बैंक बन चुका है और इस बार जो अवार्ड दिया गया सिटी यूनियन बैंक को सभी 7 कैटेगरी बैंक में मिला और इसके साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी सभी 7 कैटेगरी में अवार्ड मिला हुआ है। कर्नाटका बैंक जो है उसको 6 कैटेगरी में अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। जनवरी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जनवरी के 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। आप लोग इसकी पीडीएफ ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।